बहुत बार जब मैं अकेले में बैठती थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए था, क्योंकि मुझे वर्किंग वूमेन बनना था। उसी वक्त मुझे याद आया कि मेरे फादर ने जब मुझे वो बुक दी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट बनेगी। मेरे घर वालों को पता नहीं होता था, बच्चे स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड अपने काम से चले जाते थे, उसी के पीछे से ही ये सारा काम होके पैक होके रेडी। उन लोगों ने कहा कि ये 4 दिन की चांदनी है, ये कोई बिजनेस है, 4 दिन में बैठ जाएगी घर पे, क्यों बच्चे को जॉब छुड़ा के बुलाया, खुद तो बर्बाद हो ही रही है, बच्चे को भी बर्बाद करेगी। नमस्ते, मैं हूं अल्पना तिवारी, फाउंडर ऑफ नुस्खा किचन। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी जॉस्टॉक का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया आप सभी लोगों से मिलने के लिए। तो मेरी जर्नी कुछ बहुत अजीब और गरीब है, क्योंकि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं उस उम्र में मैंने सोचा कि कुछ किया जाए अच्छा सा। तो कोई ना, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरे फादर मुझे आयुर्वेदाचार्य बनाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि मैं वैद्य बनूं, क्योंकि मेरी 4 पीढ़ी आयुर्वेद से है। और यही नहीं, मेरे फादर साइड नहीं, मेरे मदर साइड, मेरे मामा वगैरह भी आयुर्वेद से ही है। तो कहते हैं ना कि खून में तो रचा बसा हुआ था ही आयुर्वेद, और इतना ज़्यादा रचा हुआ था कि मुझे जिस उम्र में गुड्डे गुड्डियों से खेलना चाहिए उस उम्र में मैं अपनी फादर के साथ दवाइयों से खेलती थी। हर्ब्स का कैसे मिलान होता है, इंग्रेडिएंट्स कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ों का मुझे शौक था। फाइनल ईयर होते होते मेरी शादी एक वेल टू डू फैमिली में हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी करके मुझे अपने आप में कमी खल रही थी कि मैंने कुछ छोड़ सा दिया है। साल भर में मेरा बेटा हुआ, उस वक्त मेरे फादर ने मुझे एक बुक गिफ्ट की, शायद उनकी खुद की राइट की हुई थी उस वक्त, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और लिटरली उसको यूं उठा के रखा कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर बच्चे को कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी तो मैं आपको एक कॉल करूंगी, मैं भैया को कॉल कर लूंगी, आपको कॉल कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसको मैंने रख दिया। धीरे धीरे लाइफ चलने लगी। 3 साल बाद मेरी बेटी भी हुई, वो लाइफ थोड़ी और आगे बढ़ी, मैं अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई। पर हमेशा जैसे कभी मैं फुर्सत में बैठती थी तो मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ छूट सा रहा है, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बार जब मैं अकेले में बैठती थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए था, क्योंकि मुझे वर्किंग वूमेन बनना था। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि बच्चे दोनों बड़े हो गए, थोड़े दोनों टाइमली स्कूल जाने लगे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कुछ तो करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका बिल्डर्स का काम है एंड इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आके थोड़े टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम संभालो। और कुछ इतना अच्छा लगा कि मैं उसको न चाहते हुए भी उसको संभालने लगी, प्रॉपर पूरा टाइम देने लगी। तब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वहां से मेरा जो कॉन्फिडेंस उठने लगा, तब लगा कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट होके भी कुछ तो कर सकती हूँ कि किसी का सहारा ना लेना पड़े। चलता रहा धीरे धीरे। उसी बीच में मुझे 2006 में एक बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे फादर चले गए, और वहीं से शायद कह सकते हैं कि ये स्टोरी पूरी घूमी। मुझे थोड़े टाइम बाद याद आया, उनके जाने के 1 महीने बाद, कि मैंने बहुत कुछ खोया है, शायद उस बुक में कुछ है तो उसको मैं एक बार खोल के देखती हूँ। और उसी वक्त मुझे याद आया कि मेरे फादर ने जब मुझे वो बुक दी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट बनेगी। पर तब मैंने ये नहीं सोचा था कि शायद मैं इसको कुछ पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो रैंडमली उसको उधर रख दिया था, उठा के उसको खोला तो उसमें वो खजाना मिला जो मैं सोच नहीं सकती थी। और वो वाकया मेरे को याद आया कि उन्होंने कहा था ना कि ये तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बनेगी, तो वो वाकई में मुझे ये लगा कि शायद इसमें कुछ ऐसा है जिसको मैं अपनी लाइफ का पार्ट बना सकूं, और मेरा जो खालीपन था उसको मैं दूर कर सकूं और अपने फादर को अपने पास में पा सकूं। तो मैंने रियली उसको जब पढ़ा, एक एक चीज जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, शायद मेरी रूह में वो चीजें उतरती गई और मैं ऐसा महसूस करती थी कि जैसे मेरे फादर मेरे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में शायद किसी को जितना प्यार किया है ना, वो फर्स्ट नंबर पे मेरे फादर ही आता है। उसके बाद मैंने उसको पढ़ा, देखना शुरू किया। उसी बीच में एक ऐसा वाकया हुआ कि जो मेरी खुद की गायनिक डॉक्टर थी, उनकी बहू को डिलीवरी होने वाली थी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अल्पना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं इसका कैसे बनाऊंगी, बहू का क्या होगा। मैंने कहा आंटी आप चिंता मत करो। उनका और मेरा एक माँ बेटी वाला रिश्ता बन गया था। उनकी बहू बाहर पड़ी हुई थी, लग रहा था कि पता नहीं ये सब चीजें इन हब्स में बिलीव करेगी कि नहीं, वो खा पाएगी कि नहीं, लेकिन उसने सारी चीजें खाई। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि उसने मेरा हल्दी लड्डू तो वापस रिपीट करवाया कि आंटी मुझे हल्दी लड्डू तो एक बार और खाना है। वहां से जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैं कुछ कर तो सकती हूँ। तो
आंटी ने मुझे कहा, डॉक्टर आंटी ने, कि अल्पना मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको ये पता नहीं कि क्या बनाना है और वो न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं, तो मैं तुम्हारे पास भेज दूं? मैंने कहा ठीक है, आप भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूँ कि जो चीज़ रूह से होती है ना, कि मुझे वो काम करके बहुत संतुष्टि मिलती थी। मुझे ये लगता था कि मैंने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया है। और कहीं ना कहीं मेरे फादर, बहुत बार मैंने उनसे सुना है, और वो कहते थे कि जापा पीरियड में जो हम सेवा देते हैं वो बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ का पुनर्जन्म होता है, और ये 40 दिन उस माँ के 40 साल के बराबर होते हैं। तो इस पुनर्जन्म को प्रॉपर ढंग से किया जाए तो हमारी रिकवरी बहुत बेस्ट होती है। तो अंदर कहीं ना कहीं ये दिमाग में और रूह में फिट था कि ये काम तो मुझे करना ही करना है। वहां से मैंने शुरू किया, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पेशेंट भेजना शुरू किया। लेकिन यहाँ भी मेरी चैरिटी ही थी, वो लोग सामान लाके देते थे और मैं बना के देती थी। पर इसमें ये था कि मेरे घर वालों को पता नहीं होता था। बच्चे स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड अपने काम से चले जाते थे, और उसी के पीछे से ही ये सारा काम होके पैक होके रेडी। बच्चे थोड़े दिन तो अटपटा सा लगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आने के बाद बच्चों ने सवाल करना शुरू किया कि मम्मी, अपने घर में जो नाना के हॉस्पिटल में जो खुशबू आती है वो वाली खुशबू लगती है। मैंने कहा अब राइट टाइम है, थोड़ा बच्चे बड़े भी हो गए, जब तक बेटा भी 10th 11th में आ गया था, तो मैंने कहा अब घर वालों को हम बता देते हैं कि मैं कुछ कुछ ऐसा वाला चैरिटी करके भी देती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है करके, मुझे सुकून मिलता है इस काम को करने से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं, तुम बच्चे भी संभालो और ये भी अपना काम है, तो तुम देखो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रोज मुझे आंटी ने फोन करके कहा, डॉक्टर आंटी ने, कि अल्पना तुम ये सब बना के देती हो तो कुछ लेती भी हो? मैंने कहा नहीं आंटी, ये तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती हूँ, मुझे कुछ लेना ही नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने घर का लाइट बिजली सब जलाती हो, अपना टाइम देती हो, बेटा कुछ तो लिया करो। तो मैं आज कह सकती हूँ कि मैंने फर्स्ट जिस क्लाइंट से लिया, उनके रिव्यू भी बहुत अच्छे डले हुए हैं मेरे वेबसाइट पे, उनसे मैंने 500 रुपये लिए। पहले तो हस्बैंड के पास गई और उनसे पूछा कि मुझे क्या लेना चाहिए, ये बनता है? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा लुकआउट है, तुम देखो। फिर मैंने कहा ठीक है, वैलिड है, 500 से ज़्यादा मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ ऐसा मांगू, जब जिस चीज़ को मैंने चैरिटी के रूप में किया है। और मैं ये कह सकती हूँ कि वो 500 का नोट मेरा खजाना है आज भी, उसको मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है, और उसको कहीं मेरे को ये कि मैं जब तक जिंदा हूँ उसको खर्च नहीं करूंगी। मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, तब मेरा बेटा जयपुर आया हुआ था। तो उसने कहा मम्मी आपने ये सब कुछ, जो मेरा एक हॉल और उसके साथ एक पेंट्री जुड़ी हुई है, उसमें मैंने अपना काम शुरू कर रखा था बिल्कुल अलग से। उसने कहा मम्मा आपने ये क्या कर रखा है? मैंने कहा कि बेटा ये मेरा सारा सब कुछ है और ऐसे चल रहा है। तो बोले मम्मी आप इसको और करना चाहते हो? मैंने कहा मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि मार्केटिंग करूँ या कुछ ऐसा करूँ। तो उसने कहा कि मैं 1 मिनट, बोले मम्मी मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं देखता हूँ। उसने जब सारा देखा तो उसने कहा कि मम्मी ये तो बहुत बड़ा खाली मार्केट है और लोगों को जरूरत है। मैंने बेंगलोर में देखा है, जो न्यूक्लियर फैमिली वाले बच्चे वहाँ जॉब कर रहे हैं, वाले सारे जो भी जा रहे हैं, उनको सबको जरूरत है। तो इसी वक्त मेरे भी एक उसमें वाकया आया कि 1-2 क्लाइंट्स मेरे पास डायरेक्ट घर आई खुद। उससे पहले तो क्या होता था कि हस्बैंड लोग आते थे, घर वाले आते थे और लेके चले जाते थे। एक मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आंटी मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, मेरी डिलीवरी को 1-1.5 महीना हो गया और डॉक्टर साहब ने मेरे को नंबर दिया है कि मैं आपसे आके मिल लूँ। तो मेरी तो ये हालत है कि मैं चल भी नहीं सकती। तो मुझे लगा कि शायद इस मार्केट की तो वहां नहीं, यहाँ भी जरूरत है, जयपुर में भी। उसके बाद में मेरे बेटे ने सारा सर्च किया, तो उसने कहा कि मम्मी इसको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, तुम जो करना चाहो करो। तो बोले कंपनी बनाने के लिए कुछ नाम देना पड़ता है। मैंने कहा क्या नाम दोगे बताओ? बोले आप सोचो, आपको मैं आज का टाइम देता हूँ, आप सोच लो। मैंने सोचा चलो ठीक है, देखते देखते। फिर उसने ही एकदम से क्लिक किया कि मम्मी आप कर क्या रहे हो, नाना के नुस्खों को ही तो बढ़ा रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो बोले आपकी कंपनी का नाम हम नुस्खा किचन रखते हैं। मैंने कहा ठीक है। वहीं उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर वो बेंगलोर लौट गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों में कुछ चल रहा था कि क्या करना चाहिए। मैंने बेटे से कहा कि जॉब तो तुम्हारी लग चुकी, इंजीनियरिंग तुम कर चुके, बाद में भी कभी तुम अगर इस जॉब को स्विच करोगे और आगे भी अगर कोई जॉब ढूंढोगे तो दूसरी भी लग जाएगी, क्यों ना तुम 6 महीने मुझे दे दो। उसने कहा कि मम्मी घर में कुछ हंगामा होगा तो? मैंने कहा वो मैं देख लूंगी, तुम एक बार आ जाओ, हिम्मत तो करो आने की। ठीक है, वो आया। जैसे ही बिना कहे बिना बताए आए, ये बात हमारे घर में किसी को पता नहीं थी कि वो जॉब छोड़ के आ रहा है, सिर्फ मुझे पता थी। घर का पहला बच्चा जॉब लगी और वो भी छोड़ के आ जाता है, तो घर में हंगामा हो गया। विदिन दादी, नानी, मामा,
डैडी उसके, सब लोगों ने कहा कि तुमने, लोग तरसते हैं कि जॉब लगे और तुमने जॉब लगे हुए बेटे को जॉब छुड़वा दी, ये तो बहुत गलत है। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ 6 महीने दे दो, अगर कुछ भी, अगर भविष्य में कुछ ऐसा होगा तो मैं इसकी गुनहगार साबित हो जाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे इससे 6 महीने चाहिए, मुझे इसके 6 महीने अपने लिए चाहिए। बोले ठीक है, 6 महीने का टाइम है। फर्स्ट जब शार्क टैंक आया था तब हमारे पास हमें ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आप किसी को नहीं बताओगे कि आप शार्क टैंक में जा रहे हो जब तक हम सारा प्रोसीजर पूरा नहीं कर दें आपकी तरफ। तो हम दोनों माँ बेटे ये सोच के गए थे कि भूल के चलेंगे कि हमारा नहीं होगा। हमने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया, सब कुछ दिया, और हम वापस जयपुर बैक टू पेविलियन हो गए कि चलो अब कुछ नहीं करना। लेकिन दीपावली के जस्ट थोड़े दिन पहले मेल आया और विरल ने मुझे आके बोला कि मम्मी बॉम्बे चलने की तैयारी कर लो। मैंने कहा क्यों? बोले आप शार्क टैंक का देख के आए थे ना। मैंने कहा हाँ। तो बोले आपको फिर चलना ही है। मेरे लिए वो प्राउड फील करने वाला समय ही था कि एक आम औरत जो बिल्कुल घर की परवरिश में रही, अपनी होम मेकर बनी, सब कुछ किया, और एकदम से वो उस जगह है। तो मैं थोड़ी सी, जैसे थोड़ा बहुत जब नर्वस भी हो रही थी तो बेटा ही कह रहा था कि मम्मी आप देखो ना, आप कहाँ हो, यहाँ आना ही बहुत बड़ी बारी है। सिलेक्शन आगे अपना होता है या नहीं होता है, टीवी तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, वो बहुत अलग बात है, पर आप यहाँ तक आए हो, ये आपके लिए बहुत प्राउड फील वाली बात है। जिस दिन टीवी में जब हमारा शो आया तो ये कह सकते हैं कि बम्पर ड्रॉ जिसको कहते हैं ना, कि जो बिजनेस मैंने 1 महीने में किया वो मैंने ये मानो कि 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर लिया। वहां से मुझे बूस्ट मिला, और मैं जहां तक नहीं पहुंच पा रही थी रीच, कि आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा 25 कंट्रीज में सप्लाई है अप्रोक्सीमेट, जिनकी मुझे गिनती नहीं, बाकी तो ऑफिस स्टाफ जानता होगा कि और कहाँ कहाँ है। मैंने कुछ ऐसे नाम सुने हैं देश विदेशों के जिनका मैं खुद सुना भी नहीं था। तो वहां ये निकलने लगा धीरे धीरे। जहां ये सोचती थी ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं तो सबको एक बार ये भी संदेश देना चाहूंगी कि पैसे के पीछे मत भागो। पैसा अपने आप, अगर आप में कोई हुनर है तो अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो पैसे का तो हमें सोचना ही नहीं है। ऐने को तो मेरे हस्बैंड भी फाइनेंसर हैं, लेकिन मैंने उनसे नहीं लिया, क्योंकि मैं ये है ना कि वो पास में नहीं रखना चाहिए फाइनेंसर कभी भी, जो आपको रोज बताए कि मैंने आपको पेमेंट दिया है। तो वो मुझे करना ही नहीं था। मेरे इन्वेस्टर अपने आप चल के मेरे पास आए, मेरा मार्केट बढ़ने लगा, मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा। इसी बीच में मेरा बहुत जगह से हॉस्पिटलों से टाई अप हुआ। इस बीच मुझे बेंगलोर जाने का मौका मिला, एंड एक मेरा इवेंट था मॉम शो, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था हम लोगों ने, नुस्खा ने। तो वहां पे मुझे मुलाकात सुधा मूर्ति जी से हुई। उनसे जब मैं मिली, मैं तकरीबन 3.5-4 घंटे उनके साथ थी। और जब मैंने उनको बातों बातों में मैंने बताया कि, उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मेरा ये बिजनेस है और मैं ऐसे कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम बिजनेस कर नहीं सकते हो, पर मैंने ये किया है क्योंकि मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि मैंने अपने मतलब हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की और सिंपल ग्रेजुएट मैंने किया। इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो लोग कहते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपा के कहा कि ये कौन कहता है, अगर आपका हुनर सॉलिड है तो दुनिया आपको आके सलाम करेगी। अगर हम औरतें ये ठान लें कि हमें कुछ करना है और हमें आता है करना, सबकी स्केल अलग अलग है, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। शायद मेरी स्केल ये थी कि मुझे हब्स का नॉलेज था और मुझे ये आता। तो अगर हम दिल से करें ना, तो सबसे बड़ी बात है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। हम कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी काम शुरू करके कर सकते हैं। और दूसरा, एक माँ कभी हार नहीं मानती है, क्योंकि जो माँ का जज्बा होता है अपने बच्चे के लिए करने का, मैंने अपने बच्चे की जॉब छुड़ाई तो एक जज्बा तो था ही कि इसको पीछे तो नहीं हटने दूंगी, इसको करूंगी। और शायद सब जगह से ऊपर वाले ने भी शायद सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुंची। तो मैं चाहती हूँ कि काम करना है, कोई एज मायने नहीं रखनी है, और हमें बहुत बुलंदी से आगे बढ़ना है। बाकी वो कहते हैं ना कि लैग पुलिंग तो बहुत होती है, मेरी फैमिली में भी हुई है, मुझे भी कहा गया है। ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे कटाक्ष दिए हैं जिनका मैं अपनी लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने, जब मैंने बिजनेस शुरू किया ही था ना, तब उन लोगों ने कहा कि ये 4 दिन की चांदनी है, ये कोई बिजनेस है, 4 दिन में बैठ जाएगी घर पे, क्यों बच्चे को जॉब छुड़ा के बुलाया, खुद तो बर्बाद हो ही रही है, बच्चे को भी बर्बाद करेगी। अनगिनत वाक्य मैंने सुने हैं कि ऐसा है, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ ना। आज वही लोग हैं जो मेरे सामने आगे बढ़ के आते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत। लेकिन अब वही है ना कि नाम लेना तो गलत होगा। एंड में मैं सबसे बड़ा जॉस टॉक के लिए इतना अच्छा थैंक्स कहना चाहती हूँ। और ये प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जहाँ पे वुमेन्स को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये लोग बुलाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं।
तो थैंक्स टू जॉस्टॉक एंड ऑल टीम